नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं मुकाबला। बहुत स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान को जब भारत एक फेल्ड स्टेट कहता है तो बात सिर्फ इकोनॉमी की नहीं करता, बल्कि वहां के नेताओं के तौर तरीके भी इसके बैकग्राउंड में होते हैं। और इसका सबसे ताजा और नया उदाहरण बने बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री। डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी बहुत फजीहत कराई है, लेकिन बिलावल उन सबको भी टॉप कर गए। मोदी पर दिए उनके ओछे बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया खुद ही अब यह कह रहा है कि इस तरह के आदमी का देश का विदेश मंत्री होना ही शर्मिंदगी का बायस है। पाकिस्तान को और ज्यादा जलील करवाने के लिए, फजीहत करवाने के लिए अब किसी और की जरूरत नहीं बची। बिलावल भुट्टो अब इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। यह काम अब वो अकेले ही संभाल सकते हैं। वैसे भी जिस आदमी को दुनिया में घूम घूम कर उधार मांगने का काम दिया गया हो, उसकी जुबान तो बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए इतनी भद्दी जुबान और बातें, वो भी मोदी जैसे प्रधानमंत्री के लिए। जब ये बात चल रही है तो आज इस बात की भी चर्चा होनी जरूरी है कि जिस शख्स के लिए बिलावल भुट्टो ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, वो शख्स विदेश नीति के मामलों में किस पायदान पर खड़ा था और आज भी है। विदेश नीति के मामलों में नरेंद्र मोदी का स्टैंड कितना स्पष्ट रहा है, इसका एक उदाहरण आज हम आपको देने जा रहे हैं। और यह उनके बारे में नहीं, बल्कि भारत की तासीर के बारे में भी आज कुछ पाकिस्तान को बताएगा। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, जब नहीं थे गुजरात के सिर्फ मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार के धुर विरोधी थे। उस वक्त मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तब मनमोहन सिंह पर एक हल्के बयान का जिक्र किया था। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे और उस एक रैली में उन्होंने उस बयान पर जिस तरीके से नवाज शरीफ को लताड़ा था, अपनी पार्टी लाइन को एक तरफ रख दिया था। इस बात को भुला दिया था कि प्रधानमंत्री किस पार्टी का है, उस पार्टी से उनके कैसे संबंध हैं, और नवाज शरीफ के होश भी ठिकाने लगा दिए थे। वो नवाज शरीफ जिनके छोटे भाई शहबाज शरीफ आज प्रधानमंत्री हैं। तो आज हम इस बहस की शुरुआत करें। मेहमान पाकिस्तान से भी होंगे, हिंदुस्तान से भी होंगे। उससे पहले जरा पाकिस्तान ये देखे कि देश के अंदर, भारत में, जब सवाल भारत के नेतृत्व पर उठाया जाता है, वो भी पाकिस्तान जैसे देश की तरफ से, तो जवाब केवल सरकार नहीं देती, बल्कि पूरा देश खड़ा होकर देता है। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है। वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। जिक्र हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद नवाज शरीफ ने यह ऐसी टिप्पणी की थी मनमोहन सिंह के लिए, जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान में आपको बता दें, बिलावल भुट्टो के बयान को लेकर जबरदस्त गहमा-गहमी है और वहां भी उनके इस बयान को कंडेम किया गया। पाकिस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बिलावल भले विदेश मंत्री बन गए, लेकिन उन्हें डिप्लोमेसी करना नहीं आता। एक डिप्लोमैट की जबान कैसी होनी चाहिए ये वो नहीं जानते। उन्हें नरेंद्र मोदी से, एस जयशंकर से सीखना चाहिए। आरजू काजमी वहां की जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो की उम्र अभी सीखने की है। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, दोनों उनसे सीनियर हैं, बल्कि उनको उनसे सीखने की ज़रूरत है। बजाय इसके उल्टी सीधी बातें करके और वो पाकिस्तान का सर और नीचा कर दिया है उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, बल्कि उनको जाकर उनसे मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर से अगर पॉसिबल होता भारत के, और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि इतना तो बिलावल भुट्टो की उम्र नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस है। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं पे तरबियत की कमी है, तमीज़ नहीं है बात करने की। हम लोगों को अगर किसी बात से इख्तिलाफ है
तो करें, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, इस किस्म की बात नहीं कही जानी चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भी कह रहे हैं तो वो ये याद रखना चाहिए था कि पलटकर उनके ऊपर भी बातें आ सकती थी। उनके भी जो फादर हैं जरदारी साहब, वो मिस्टर 10% कहलाते थे। अगर पलट के कोई ये कह देता, क्या इज्जत रह जाती उनकी। और आपको बता दें, बिलावल भुट्टो ने जो शब्द भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए, उसे लेकर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह आक्रोश देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वक्त प्रदर्शन दिखाई दे रहे हैं। कल दिल्ली में बीजेपी ने पाकिस्तान हाई कमीशन का घेराव किया था। आज जयपुर, श्रीनगर, जबलपुर, नागपुर में लोगों ने बिलावल भुट्टो के पुतले जलाए, पाकिस्तान के नाम के पुतले जलाए, पाकिस्तान हाय हाय के नारे लगाए और बिलावल से फौरन माफी मांगने के लिए कहा गया और कहा गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान देश नहीं सहेगा। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और आइए अब चलते हैं मेहमानों के पास। शुरुआत करते हैं आज के इस मुकाबला की बहस की। हमारे साथ शाजिया इल्मी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। शाजिया जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ अब्दुल समद साहब हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं, खुद पीटीआई से जुड़े हुए पॉलिटिशियन भी हैं। अब्दुल समद साहब का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हामिद बशानी साहब जुड़ रहे हैं, आप भी एक कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं। हामिद साहब स्वागत है। और अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ लंदन से जुड़ रहे हैं, आप कश्मीर के एक्टिविस्ट भी हैं, आपका ही बहुत स्वागत है। मैं शाजिया पहले आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से देश भर में खास तौर पर बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी कुछ बिलावल भुट्टो ने कहा। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बिलावल भुट्टो ने जो बात कही वो इतनी हल्की बात है कि इसके लिए तो प्रोटेस्ट करके भी उनकी बात का जिक्र करना भी जो है वो बेमानी है। क्यों नहीं छोड़ देते बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं? दुनिया में सुन कौन रहा है? एक तरह से तो आपकी बात सही है सौरभ जी। 10% का 10% क्या कह रहा है वो सब देख रहे हैं, तो हमें इस पर ऑब्जेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप समझिए, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल करना, इतनी घिनौनी भाषा का इस्तेमाल करना और इतने जाहिलाना अंदाज से उसका मुजाहरा करना, और मतलब दिखाता है कि अब वो असल में भारत के छवि को या भारत के प्रधानमंत्री को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं या तकलीफ नहीं दे पा रहे हैं। खुद अपने आप को, अपनी छवि पर और अपने देश की और फॉरेन मिनिस्ट्री की छवि को एक तरह से डाउनग्रेड कर रहे हैं और उसका सम्मान नहीं कर रहे। लेकिन हमें ये कहने की जरूरत है कि पूरा देश एक साथ है। अभी भी आपने बताया किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री साहब जब प्रधानमंत्री नहीं थे, पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कैसे उन्होंने कहा कि हम लोग कतई इस तरह की बेहूदी भाषा, ओछी भाषा और जलील किस्म के जलालत से भरे शब्दों का, अल्फाज को स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे ही जरूरत है सबको इस बात को कहने की, तस्दीक करने की कि कम से कम कुछ भाषा की मर्यादा तो रखो। भाई देने को तो दे सकता था मैं भी उसको गाली, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। तो ये कैसी तहजीब है, ये कैसी तरबियत है? जैसे आरज़ू कह रही थी, मतलब ना जानते हैं किसी चीज के बारे में, गहराइयां जरा सी भी है नहीं, किसी बात की समझ है नहीं, और वो भी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर। अब मुझे थोड़ा अगर मैं इतनी गुस्सा नहीं होती तो शायद मैं हंस रही होती कि कैसे लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं इस तरह के शख्स को जो एंटाइटलमेंट की वजह से वहां बैठा हुआ है, अपने आखिरी सरनेम की वजह से, और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतने बड़े फोरम पे ऐसी जलील किस्म की भाषा का। मैं शाजिया जी मैं ये नहीं जानता कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उनके इस बयान को लेकर के किस तरीके से रिएक्ट किया जा रहा है, लेकिन इतनी बात तो सही है कि जो बात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कही थी, वो बात सहन नहीं हुई बिलावल भुट्टो से। क्या कहा था डॉक्टर एस जयशंकर ने? डॉक्टर एस जयशंकर ने यह याद दिलाया था पाकिस्तान को कि अगर अपने बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे सांप को पालोगे तो यह मत सोचना कि केवल पड़ोसी को काटेगा, किसी दिन तुम्हें भी डसेगा। यह बात बुरी लगी बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो को यह बात बुरी लग गई कि एस जयशंकर ने याद दिला दिया कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाता हो, जो देश अपने पड़ोसी मुल्क के पार्लियामेंट पर हमला कराता हो, जिस
जिस देश के अंदर आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी पलते हो, वो यूएन जैसे फोरम पर जाकर कम से कम नसीहत या लेक्चरबाजी करने की कोशिश ना करे। ये बात उन्हें अगर बुरी लगी थी तो इसका जवाब उनका हक था देना, दे सकते थे, लेकिन उन्हीं के फॉरेन ऑफिस के लोग जिस किस्म के बयान जारी करते हैं, कम से कम उसमें कुछ तो डिप्लोमेसी नजर आती है, वही देख लेते। लेकिन उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की, अब्दुल समद साहब के पास जा रहा हूं सर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के बताइए, आपको लगता है आपके फॉरेन मिनिस्टर ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वो किसी डिप्लोमेट की भाषा? छोड़ दें, फॉरेन मिनिस्टर तो बड़ी चीज होती है। देखें, इससे पहले जो एक्शन होगा उसका रिएक्शन भी होगा। अगर यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एस जयशंकर साहब ने अगर कोई बात की और पाकिस्तान को फिर वही एक रटी रटाई बातें जो आपकी तरफ से हमेशा होती हैं, ये पार्लियामेंट अटैक का रेफरेंस दिया, उसके जवाब में और फिर पार्लियामेंट अटैक के रेफरेंस में क्या उसको लिंक कर देना कि उसामा बिन लादेन के जी वो शायद जो उसकी फर्दर इंडिया की तरफ से बात आती है कि उसामा बिन लादेन को इवैक्यूएशन के लिए, यानी कि आपके पास एक जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा और उसामा बिन लादेन, ये तीन वो नाम है जिनको आप हमेशा अपना जिक्र करते रहते हैं। अगर ये पार्लियामेंट अटैक का जिक्र ना होता उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कोई और बात होती, कोई म्यूचुअल जो को ट्रेड या कोई इस तरह की कोई बात करते तो चलो फिर भी समझ आती थी। जब बात होगी, और दूसरी बात देखें, ये बिलावल भुट्टो ने बात नहीं की, ये आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कई लीडर्स हैं जो बात करते हैं, कांग्रेस की तरफ से जो राजीव गांधी है, क्या उन्होंने फिर आपके पार्लियामेंट के अंदर आपके होम मिनिस्टर जो बीजेपी के थे उनके ऊपर सैफरॉन टेररिज्म का इल्जाम आया। ये बातें तो आपके पार्लियामेंट के अंदर होती हैं। अगर उन्होंने यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रेफरेंस जो था वो दे दिया। मैंने आपको शुरुआत में ये मोदी जी का बयान इसलिए दिखाया था कि उस वक्त भी ये होता था 2014 में, और भारत में ये होता है। हम अपने देश के अंदर अपने लीडर को जो कह रहे हैं वो हमारी अपनी अंदर की राजनीति है, गलत हो सकती है, लेकिन हमारे देश की बाउंड्री के अंदर हो रही है ना। अभी आपने जिक्र किया कि डॉक्टर एस जयशंकर के एक बात का एक्शन का रिएक्शन हुआ। मैं समझना चाहता हूं आपसे कौन सा रिएक्शन था, वो पूरी टाइमलाइन देखिए जरा, क्या हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उन बैठकों में। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले पाकिस्तान में आपकी एमओएस फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है हिना रब्बारी खार, मसूद अजहर के घर के बाहर, या जो लश्कर तैयबा का जो चीफ है उसके घर के बाहर ब्लास्ट होता है, आपने हिंदुस्तान का नाम लिया, उस पर जवाब दे रहे थे एस जयशंकर, उस पर जवाब दे रहे थे कि जहां पर उसामा बिन लादेन मिलता हो और मारा जाता हो वो लेक्चर ना दे हमें आतंकवाद के ऊपर। आपके जर्नलिस्ट ने यह सवाल पूछा कि पाकिस्तान से होने वाले टेररिज्म को कब बंद करेंगे साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान का नाम था उसमें, हिंदुस्तान का नाम भी लिया, पाकिस्तान का नाम भी लिया आपके जर्नलिस्ट ने। उसका जवाब दिया था, ये अपने मिनिस्टर से पूछिए, मुझसे मत पूछिए, अपने मिनिस्टर से पूछिए। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, और मुझे हैरानी है कि आज भी आप बिलावल भुट्टो की जबान को डिफेंड कर रहे हैं। सौरभ जी, अगर मुंबई अटैक्स के ऊपर इंडिया पाकिस्तान को 400 पेजेस का, 400 पेजेस का डोजियर दे सकता है, और अगर पाकिस्तान ने जो लाहौर में अटैक हुआ हाफिज सईद के घर के बाहर उसका डोजियर हैंड ओवर किया यूनाइटेड नेशन को, तो ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का काम है कि वो उस डोजियर में दिए गए एविडेंस को इवैल्यूएट करें। और वो समझ साहब, मैंने कहा इनकार किया, आपके फॉरेन ऑफिस को अपनी काम करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाए जो पाकिस्तान के लिए है उसकी। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि स्टेटमेंट याद कीजिए क्या है बिलावल भुट्टो का, ओसामा बिन लादेन इज डेड। सुने, ओसामा बिन लादेन मर गया, भारत का प्रधानमंत्री जिंदा है, भारत का प्राइम मिनिस्टर जिंदा है। पाकिस्तान ये कामना कर रहा है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर जिंदा ना रहे। देखें किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई। वो कॉन्टेक्स्ट वो था गुजरात का मैसेकर, जो आपको पता है। लैंग्वेज सर, लैंग्वेज के ऊपर देखें, लैंग्वेजेस के ऊपर आप उसको पाकिस्तानी जो 4D अफेयर है वहां पे बुला के डी मार्च कर दें उनको, यही किया जा सकता है ना डिप्लोमेटिकली, और उससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। यही कहा जा सकता है कि शाजिया चलते हैं, हमारे यहाँ जुडिशरी चलती है, हमारे यहाँ जजेस का मर्डर नहीं होता खुलेआम, जैसे कि आप क्या होता है। मैं बता दूं, जुडिशरी ने एक लेवल पर ये जो गुजरात मैसेकर की आप बात कर रहे हैं, हमारे देश में जो भी राइट्स हुए हैं, जिस तरीके से ट्रायल होता है, स्पॉट में हुई है, सुन लीजिए शाजिया इल्मी जी, अफजल गुरु का जिस तरीके से ट्रायल होता है, रजबीर सिंह एसीपी, और आप एनकाउंटर्स पे, ये आप गुजरात मैसेकर की जो बात कर रहे हैं ना, देखिए मनगढ़ंत कहानियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी देश की हर एक अदालत ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके किसी भी तरह के इस तरह के चार्जेस से दूर रखा है हमारे सरकार के किसी भी प्रतिनिधि को।
आप सुन लीजिए। और हमारे बोर्ड जो होते हैं, हमारे जजेस आपकी अदालत ने तो मक्का मस्जिद के जो अटैक्स हुए थे, मक्का मस्जिद में जो अटैक हुए थे, उस अटैक का जो जिस बंदे ने कन्फेस किया था, कन्फेसमेंट जो उसकी कन्फेसिंग स्टेटमेंट थी वीडियो, उसको भी एक्विट कर दिया। आपके यहाँ अफजल गुरु को फांसी लगा दिया गया। हमारे पास वो भी स्टेटमेंट है जब पूरा जो सैफरन टेरर नाम से जिसकी बाकायदा जिस तरह से उसको इजाद किया गया था और जिस तरह से अफसरों को की सोच को दरकिनार किया गया था, जो उसके खिलाफ बोल रहे थे। हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके नैरेटिव को बनाने में मदद करते हैं, जी। लेकिन हमारे कोर्ट, हमारे अदालत और हमारे प्रधानमंत्री के तरफ आप झूठ बोलेंगे, सरेआम बोलेंगे। शाहिदा जी, मेरे ख्याल से उस पर बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सच तो वो भी जानते हैं। खैर, उनकी भी ड्यूटी है बोलना। पार्लियामेंट अटैक पर क्या, मैं आ रहा हूं बाकी दोनों मेहमानों के पास। बोलिए अब्दुल समद। मसूद अजहर याद आ रहा है आपको पार्लियामेंट अटैक पर? देखिए पार्लियामेंट अटैक मेरे नजदीक जो थी वो इनसाइड जॉब थी। आपने 4 लोगों को, इससे ज्यादा आपसे उम्मीद कर क्या सकते हैं हम? अच्छा, अब कि पार्लियामेंट अटैक जो है वो आपको लगेगा कि भारत ने खुद अपनी संसद के ऊपर हमला करा लिया। सुन लें, अब आप देखिए सौरभ जी, आप सुन लें। देखिए वहां पे उस पे 4 लोगों को आपने एक्यूज किया, 2 को आपने क्यूट कर दिया। 2 जो अफजल गुरु था और शौकत गुरु था, उसको किस तरीके से ट्रायल किया इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन जो समझ साहब, आपकी अपनी बात में आपके सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि उस ट्रायल में लोग एक्विट भी हुए थे। ये भारत की जुडिशरी है, जिसके खिलाफ सबूत मिलता है उसे सजा मिलती है, जिसके खिलाफ सबूत नहीं मिलता वो एक्विट हो जाता है। सौरभ जी बोलने दिया करें। हाँ। सौरभ जी एसीपी रजबीर सिंह जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, जो एक आपके रियल स्टेट माफिया के साथ खुद जो है वो असैसिनेट हो गया। यानी कि फिर आपने रात के तिहाड़ जेल में आप राजवीर सिंह एसीपी रियल एस्टेट माफिया से असैसिनेट हो गया, इसकी तुलना आप टेररिस्ट के साथ कर रहे हैं, इसकी तुलना आप भारत की पार्लियामेंट पर हुए हमले के साथ कर रहे हैं। अब्दुल समद साहब प्लीज। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आपकी पार्टी के नेता के हवाले से पूछता हूं। अभी आपने पार्लियामेंट अटैक की बात की, 26/11 की बात करना भूल गए आप। 26/11 मुंबई के हमले, 26/11 मुंबई हमले का वो जिंदा इकलौता हमलावर और चश्मदीद अजमल कसाब पाकिस्तान में कहां से रहता था, उसका घर कहां था, उसके माँ बाप कौन थे, उसके भाई बहन कौन थे, वो किस गली में रहता था, ये सब कुछ आपके रिपोर्टरों ने निकाला कि नहीं निकाला? छोड़ दीजिए उस बात को, एक सेकंड लूंगा। किसने कही ये बात? सुने मेरा 10 सेकंड सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। ये बात किसने कही कि अजमल कसाब के घर का पता नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को बताया था? नाम लीजिए उस नेता का। देखें, पहली बात नेता का नाम लीजिए, किसने कहा अजमल कसाब का पता हिंदुस्तान को नवाज शरीफ ने बताया था? अगर इमरान खान ने बोली ये बात, आपके लीडर ने। देखिए, मैं अजमल कसाब को डिनाई नहीं करता कि वो पाकिस्तानी नहीं था। मैं इमरान बाबर जो मुंबई अटैक्स में मुलविस था, मैं उसको डिनाई नहीं करता कि वो पाकिस्तानी नहीं था। मैं आपको मानता हूं कि वो लोग यहां से गए थे, बिल्कुल गए थे यहां से, और इसी तरीके से गए थे जिस तरीके से कोई टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करता है। अब ये स्टेट, मैं ये तो नहीं कहता कि वो हाँ बिल्कुल नॉन स्टेट एक्टर जरूर थे, लेकिन आपने कहा हमें जो है वो सारे नॉन स्टेट एक्टर आपके यहाँ क्यों हो जाते हैं? फिर आपकी स्टेट करती क्या है? हमारे ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स ही चला रहे हैं पाकिस्तान को। अरे क्योंकि मुझे जरा दो मेहमान जुड़ गए हैं, मैं आता हूं समझ साहब, लंबी बात होगी। स्टेट एक्टर्स मैं आपको बता देता हूं ना, स्टेट एक्टर्स भी होते हैं कुछ। ISI है जैसे आपकी? नहीं, जैसे बलूचिस्तान में, मैं बार बार उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, आपके एक ऑफिसर का जो जिसको ईरान से पकड़ के लाया आप लोग, जिसको ईरान से जबरदस्ती पकड़ के लाए, उसकी बात कर रहे हैं ना? आप उनको नॉन स्टेट वो हिंदुस्तान का शहरी है साहब, बेकसूर शहरी है हिंदुस्तान का, जिसको आपने ईरान से पकड़ लिया। वो बिजनेसमैन है, वो ईरान में बिजनेस करता था पोर्ट पे, उसको किडनैप किया आपने। अजमल कसाब पता क्या कहता था? अजमल कसाब तो यहाँ भजन करने आया था AK-47 लेकर के। क्या कहता था? वो कहता है कि मैं वहां पे, वो तो यहाँ जियारत करने आया था, माथा टेकने के लिए आया था। वो कहता मैं फिल्मों में हाजी अली पर, मुंबई में हाजी अली पर जाकर के जियारत करना चाहता था, वो इसलिए आया था। वो बिल्कुल जिस तरीके से वो ईरान से आया, जिस तरीके से आपका अगर पकड़ा जाए तो वो ईरान से पकड़ा जाता है। हाँ। फिर जिस तरीके से अगर वो पकड़ा, मैं तो कह रहा हूं ईरान से पकड़ा गया, लेकिन आपने माना। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने माना अजमल कसाब को आप लोगों ने भेजा था। एक बार आप अयूब मिर्जा साहब चलें, ठीक सर, ये मेरा आपके बीच में चलता रहेगा। सवाल जहां था वहां पर वापस पहुंचते हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है भारत के साथ रिश्तों को लेकर के? पाकिस्तान के जनरल साहब जो अभी रिटायर हुए हैं, वो ये कहते कहते रिटायर हुए भारत के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। यही जबान मैंने सुनी है शहबाज शरीफ की, ये जबान मैंने सुनी है इमरान खान की। बिलावल भुट्टो आकर के ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, आप उम्मीद करते हैं उसके बाद भारत का फॉरेन ऑफिस कभी भी इंडल्ज करेगा उनके साथ? अयूब मिर्जा जी।
सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि आज हमारे उस्ताद जो है हामिद बाशानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। क्योंकि हमने पिछले कई सालों से और दशकों से हामिद बाशानी साहब से बहुत सीखा है। और आज जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झूठा बयानिया जो बेनकाब हुआ है, उसमें बाशानी साहब का जो किरदार है ये तारीख में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। देखिए, पाकिस्तान के नवाज शरीफ से लेकर तो बाजवा तक और अब जितने भी प्रधानमंत्री या जनरल बने हैं, ये सब इनके वो साहब है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये लोग बेसिकली धोखेबाज हैं, झूठे हैं। इनकी रोजी रोटी जो है वो हिंदुस्तान को और हिंदू को गाली देने से चलती है। ये इनकी रोजी रोटी है क्योंकि इस मुल्क की जो बुनियाद है वो एक नफरत पर मबनी कम्युनल बेस्ड आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन थ्योरी ऑफ जनाब के ऊपर है। और अगर ये हिंदुस्तान के साथ वाकई कश्मीर के मसले पर बातचीत करके उसको हल करने की तरफ आगे बढ़े, तो फिर ये खुद अपने उस थ्योरी को निगेट कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी को, यानी मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह सकते हैं अगर। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता है। 1000 हिंदू और क्रिश्चियन महिलाओं को हर साल जबरन जो है वो मुसलमान किया जाता है और मुसलमानों के साथ उनकी शादी की जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस की फिगर्स हैं। क्योंकि अगर वो हिंदू और क्रिश्चियन को एग्जिस्ट करने लग जाए पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ, तो ये नेचुरल सवाल उठता है कि फिर हिंदुस्तान का बंटवारा करने की क्या जरूरत थी। और फिर इस नेचुरल सवाल से अंग्रेजों की वो साजिश जिसके तहत जिन्ना को रिक्रूट किया गया था लंदन में और भेजा गया था पाकिस्तान हिंदुस्तान में, जो मेहनत कश तहरीक थी पूरी, उसको स्प्लिट कर, उसमें कम्युनल स्प्लिट करने की। बिलावल भुट्टो समझ रहे थे कि शायद वो गड़ी खुदा बख्श में किसी अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। इस किस्म की लफाजी जो है आमतौर पर पाकिस्तान के सियासतदान जलसों में इस्तेमाल करते हैं। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि यूनाइटेड नेशन का मंच और पाकिस्तान के अंदर वोटर्स के का जो जलसा होता है उसमें क्या फर्क है। इन्होंने कहा है कि मोदी जी इज द बुचर ऑफ गुजरात। ये खुद बुचर है, इसका बाप बुचर था। इन्होंने कल 16 दिसंबर थी जब इंडिया के सामने पाकिस्तान ने हथियार डाले थे। इसके बाप ने टिक्का खान के साथ मिलके जो है लाखों बंगालियों को बुचर किया। आज भी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हमारा इक्तसादी मुआशी कत्लेआम हो रहा है, यानी इकोनॉमिक हमारा जो है वो मर्डर हो रहा है। ना खाने को है, ना पीने को है, ना सड़कें है, ना अस्पताल है, ना दवाइयां है। ये क्या बात कर रहा है ठीक है, अब आपने मेरे ख्याल से काफी अच्छे से समझा दिया हिंदुस्तान में जिन लोगों की कम जानकारी है बिलावल भुट्टो के बारे में। मिर्जा साहब, मैं सीधे रुख करना चाहता हूं हामिद बाशानी साहब का। बाशानी साहब, आप जुल्फिकार, आप माफ कीजिएगा, बिलावल भुट्टो को आप किस तरीके से देखते हैं, उनकी पॉलिटिक्स को, फॉरेन मिनिस्टर के ओहदे पर उनके आने को, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट उनका आया है, ये कहना कि केवल और केवल उनका ये इनएक्सपीरियंस है, कुछ लोगों का ये मानना है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोल गए, ये लगता है आपको या नहीं? बिलावल भुट्टो ने जो कहा है सोच समझ के कहा है। देखें जी, मैं बिलावल भुट्टो को बड़ा कीनली वॉच कर रहा हूं जब से उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत संभाली है, और लोग उनको एक यंग प्रॉमिसिंग फॉरवर्ड लुकिंग लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये उनके अपने अल्फाज नहीं हैं, और ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनकी स्पीच को जो है वर्ड बाय वर्ड कंपेयर करें, जो गुज़श्ता 5 सालों में या उससे पहले जो स्पीचेस और स्पेसिफिकली जो गुज़श्ता 3 सालों में हुई हैं, ये जो आरएसएस का रेफरेंस दिया है, इसका कामा, फुल स्टॉप, लैंग्वेज, एवरीथिंग जो है वो आप 2-3 दफ़ा दीगर लीडरों जिनमें इमरान खान सर फहरिस्त हैं उनकी तकारीर में आप सुन चुके हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये बुनियादी तौर पे एक प्री रिटन किस्म की स्पीच है जिसको एक ही तरह के वो लिखते हैं लोग, वो लोग लिखते हैं जो पाकिस्तान में वार मॉन्गरिंग, हेटेड और इस तरह की जो जंगबाज किस्म की सोच रखते हैं। और उन्होंने इस तरह की तकारीर जो हैं बेशुमार की हैं यूनाइटेड नेशन में। जहाँ तक इस इशू को उठाने का सवाल है, तो अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिज्म पे एक जो है वो कॉन्फ्रेंस को या मीटिंग को एड्रेस कर रहे हैं,
और उसमें आप ओसामा बिन लादेन का हवाला नहीं देते या इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक का हवाला नहीं देते या बम्बई अटैक का हवाला नहीं देते, तो यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म एंड हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म। ये कभी भी जो है वो हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म में जब कभी भी कोई जिक्र करेगा तो उसमें सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि ओसामा बिन लादेन कौन था और वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था। अब इसमें सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो एक बहुत ही मुश्किल काम कर रहे थे, जिसको आप इनडिफेंसिबल काम कह सकते हैं, चूंकि जो ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी, अगर पाकिस्तान उसको तस्लीम करता है तो वो स्टेट का फेलियर और उसका टेररिज्म के साथ एक कंप्रोमाइजिंग किस्म का एटीट्यूड जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर वो कहते हैं कि वो हमारी मर्जी से वहां बैठा हुआ था, तो इसका मतलब फिर जाहिर है कि वो टेररिज्म में उसके साथ थे, उसके साथी थे। अगर वो कहते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर बैठा हुआ था, तो अगर दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड शख्स आपकी मर्जी के बगैर आपकी इतनी सेंसिटिव जगह पे आपके बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि ऑन काउंट ऑफ टेररिज्म यू फेल्ड। बिल्कुल। और आप ना सिर्फ खुद फेल हुए बल्कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो फेल किया, और उस पे जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग हुई, ये सारे मामलात हुए टेररिज्म के नाम पे, उस पे फिर क्वेश्चन मार्क उठता है। तो बशानी साहब, मैं आपकी बात को अगर सही समझ रहा हूं तो आपका कहना है कि बिलावल भुट्टो के लिए ये बयान देना नरेंद्र मोदी के ऊपर एक मजबूरी थी, एक डिफ्लेक्शन करने की उनकी कोशिश थी, हेडलाइन बनाने की कोशिश थी, ताकि जो उससे पहले बातें उठ चुकी हैं, मुंबई की, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया मुंबई की, वो चीजें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन से हटे और ये एक टॉकिंग पॉइंट बन जाए, और शायद इसमें कामयाब भी हुए बिलावल भुट्टो, इससे हमको इनकार नहीं करना चाहिए। मैं जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए जुल्फिकार साहब के पास जाना चाहता हूं। जुल्फिकार साहब, ठीक अभी बशानी साहब ने अपना एनालिसिस दिया कि क्यों बिलावल भुट्टो ने ये बातें कही हैं, हासिल क्या किया उन्होंने ये कह के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, तमाम जितने भी मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं उन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव बयान किया। अभी जो मेहमान थे उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव किया। देखिए, बिलावल साहब ने एक बात जो की वो आप देखें किस पर्सपेक्टिव में उनकी बात कर रहे थे, क्योंकि ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। तो उसके जवाब में उन्होंने आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को एपिसेंटर कह रहे हैं, अब आप देखें कि आप उसामा बिन लादेन तो चला गया जो टेररिज्म की, फॉरेन मिनिस्टर ने तो इल्जाम नहीं लगाया, उन्होंने तो फैक्ट बयान किया है ना, जो यूनाइटेड नेशन भी उस फैक्ट को तस्लीम करती है। FATF में आपको रखा इसीलिए गया था, तो उन्होंने तो फैक्ट लगाया, बयान किया है, उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। चले, अगर उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया तो पाकिस्तान FATF से निकल चुका है सर, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान मिर्जा साहब जरा एक बार बोल लेते, उनकी आवाज दब जाती है जब आप बोलते हैं, बोलिए। पाकिस्तान ने तमाम उसके जो कंट्रोल्स और उसके मेजर्स थे वो पूरे किए हैं, और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा किया है। पाकिस्तान इज नो मोर इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF जी। तो ये जुल्फिकार साहब, नहीं चलें, ठीक है, अभी नहीं है, मैं मान रहा हूं आपकी बात को, अभी अभी हटा है, लेकिन FATF में किसी भी मुल्क को क्यों डाला जाता है ये बता देना। फिर FATF में आया क्यों था पाकिस्तान? के अंदर बहुत सारी ऐसी जिसको मीट करना था, उन चैलेंजेस को, उन रिक्वायरमेंट्स को, तो कोई एक राउंड नहीं थी या एक नहीं था, उसके अंदर देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वांटेड टू बी रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। सर, आप जान के नहीं बता रहे हैं, FATF एक टेरर वॉचडॉग है, वो दुनिया भर में दहशतगर्दी में जितने मुल्क शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी निगाह रखने के लिए और उनको मजबूर करने के लिए फाइनेंशियली कि वो आतंकी टेरर की राह छोड़ दें। टेरर फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द पॉइंट जिसके अंदर था, और पाकिस्तान ने आज, मुझे खुशी है आपने माना, आज तक के जितने भी उसके इश्यूज थे उन सबको एड्रेस कर दिया। नाउ पाकिस्तान इज आउट ऑफ इट। अब एक चीज, जब पाकिस्तान उससे बाहर निकल गया, हम उससे आगे की बात करें, वो पुरानी बात हो गई है अब। लेकिन जो असल बात है, जो हकीकत है, उसके ऊपर फोकस करते हैं कि आप ये बताइए कि मोदी साहब ने गुजरात के अंदर ऐसे वाकयात के अंदर उनकी इंक्लूजन नहीं थी? वो नहीं थी। इससे ज्यादा प्लेनली मैं क्या कहूं आपसे, नहीं थी।
और हिंदुस्तान में हम किसी के कहे की बात नहीं मानते, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है वो जब वर्डिक्ट देता है उसकी बात मानते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के अपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह रहा हूं, नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलत भी फैसला कर देते हैं तो वो भी अब ये तो साहब, ये तो जुल्फिकार साहब कोई बात नहीं हुई कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी फैसला आप करेंगे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आप लिखेंगे और वो जजमेंट्स में क्या गलती है ये भी आप तय करेंगे। मेरे ख्याल से आप जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। इसका जवाब जरा शाजिया देना चाहेंगी। शाजिया जी, बहुत सारी मैं वही कहना चाह रही थी। देखिए आप टीएफ की बात कर रहे थे, टेरर फाइनेंसिंग की, पर सब जानते हैं कि डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, चाहे वो आउटफिट्स हो चाहे बाकायदा इंडिविजुअल्स के नाम हो, वो पाकिस्तान में मौजूदगी है। तो अगर आपको लगता है कि जो मौजूदा हालात से आप हटकर आप ही के फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा माजी के किसी चैप्टर को, जहां पे इंडिया में भी पूरी सुनवाई हो चुकी है, उसको लाएंगे और जिसका ताल्लुक नहीं है कहीं से भी, जो पाकिस्तान को टेरर एक्सपोर्ट जोन माना जाता है, और तो आपको लगता है कि इससे आपको किसी भी तरह से पॉलिटिकली भी, जियोपॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी कोई फायदा तो होना नहीं है। अपनी देखिए अकल ज्यादा बड़ी है ना, आप भी ये मानेंगे किसी भी जानवर से। तो आप ये खुद सोचिए कि अगर आप उसका ताल्लुक नहीं है, ना तो गुजरात का ताल्लुक है मौजूदा हालात से, या जो चार्जेस हैं पाकिस्तान के खिलाफ या उन टेरर आउटफिट्स के खिलाफ, ना ही उसका कोई ताल्लुक है मोदी जी पर जो पुराने कभी भी किसी भी वक्त पर कोई भी केस है चार्ज रहा हो, या उनको जाने की इजाजत थी या नहीं थी, मतलब उसका ताल्लुक है नहीं किसी चीज से। तो वो किस तरह से अच्छी पॉलिटिक्स है, अच्छी डिप्लोमेसी भी हुई ना। इससे बयान जो है घिनौना है, शब्द उसमें जिस तरह से उसका अल्फाज का चयन हुआ है, जिनको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो बहुत ही ओछा है, हल्का है, लेकिन उसमें सच्चाई भी नहीं है और ना ही किसी भी तरह से कोई फायदा होता है, क्योंकि कोई रिप्लाई या रिबटल के तौर पर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आप लोग किस तरह से उसको सही कह सकते हैं। नहीं, मैं तो दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं। मैं एक दूसरी चीज समद साहब के सामने रखना चाहता हूं। जो बातें बिलावल भुट्टो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, आरएसएस क्या है, आरएसएस क्या नहीं है, गुजरात में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, शाजिया जी, उसके बारे में एक बड़ा अच्छा सवाल आज सोशल मीडिया पर किसी ने पूछा है। सोशल मीडिया पर बड़ा अच्छा सवाल किसी ने पूछा है आज कि एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी ये तो आरएसएस से हैं। शाजिया जी प्लीज एक सेकंड, शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया, चेक कर लें। दंगे फसाद बम ब्लास्ट। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर आरएसएस के हैं। तो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो किस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं? ये लश्कर तैयबा से आते हैं, आईसिस से आते हैं, अलकायदा से आते हैं, जैश मोहम्मद से आते हैं, तालिबान से आते हैं, किससे आते हैं ये? इनका किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुक है फिर वो भी बताएं। और समद साहब से मैं ये सवाल कर रहा था, समद साहब, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इतिहास में जाकर के जो बातें निकाल करके कहने का दावा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, ये वही नरेंद्र मोदी है ना जो अफगानिस्तान से लौटते हुए आज जो आपके सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के बड़े भाई नवाज शरीफ, उनके घर में, उनके परिवार में शादी थी, उसमें चले गए थे उनके न्योते पर। नवाज शरीफ ने इनवाइट किया था नरेंद्र मोदी को। देखिए सौरभ जी, वो एक अच्छा जेस्चर था, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात से आपसे इत्तेफाक करूंगा, शाजिया जी से भी इत्तेफाक करूंगा। शाजिया जी, एक बात से इत्तेफाक जरूर करूंगा कि अल्फाज के चुनाव के जहां तक बात आप कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है कि इस एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो लफ्ज चुना गया है उसे एक फॉरेन मिनिस्टर को जरूर अवॉइड करना चाहिए। मेरे जैसा बंदा बैठ के अगर टीवी के ऊपर को बोल दे तो उसकी जो मेरे बोले अदा किए हुए अल्फाज और एक फॉरेन मिनिस्टर के अदा किए हुए अल्फाज में जरूर फर्क होता है। और खास तौर पे जब वो इस हद तक मैं जरूर इत्तेफाक करता हूँ, भले आप उनको उसका इल्जाम देते रहे या वो रेफर करते रहे, मगर और ये बात जब शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर थे तो मेरा ख्याल है कि क्वाइट रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती थी। जहां तक ये बात आ जाती है कि देखें, मैं जो जयशंकर साहब हैं, अगर आप सच्ची पूछें तो जो उनका गालिबन 40 इयर्स का जो उनका एक एक्सपीरियंस है अपनी फॉरेन सर्विस का,
तो वो अगर उस लिहाज से कंपेयर किया जाए तो वो तो एक बहुत ही, जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं बहुत ही सॉलिड क्रेडेंशियल्स हैं। बट मैं अगेन उनके उस स्टेटमेंट को भी कंडेम करता हूं जो उन्होंने उस मंच पे बैठ के दी है ये पार्लियामेंट अटैक के हवाले से। लेकिन बहरहाल ये है कि यहाँ दोनों साइड्स को जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और खास तौर पे इस तरह की जो एक्सट्रीम वो है उसको तो सरासर। समझ साहब देखें, अब जरा आपने चूंकि बात कही है तो हकीकत की बात करें तो वो ये है कि आप जाते हैं मल्टीलैटरल फोरा पर, आप जाते हैं, आप कश्मीर की बात उठाते हैं, हर बार उस बात का जवाब दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं हो रही थी इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर की बात की जवाब दिया भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने, और ये बयान, उसका रिबटल, फिर उस पर और सामने से कुछ कहना, ये आपके और हमारे डिप्लोमेट्स के बीच में चलता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने क्या वो दरार पैदा कर दी है, या जैसे आजकल तो इंडिया में भी होने लगा, कंटेनर सड़क पर रख दिए जाते हैं रास्ता ब्लॉक करने के, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या वो एक बड़ा कंटेनर ला करके खड़ा कर दिया है बिलावल भुट्टो ने, जिसे लांग करके जाना, जैसे हटा करके दोनों देशों के बीच किसी और बातचीत की पहल होना वो और मुश्किल कर दिया? बशानी साहब देखें जी, इसमें बड़ी क्लियर सी बात है कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान में, इस पे जो है वो एक तरह की तलवार लटक रही है इलेक्शन की। तो उनकी हर लैंग्वेज, उनकी भाषा में हर चीज जो है वो इलेक्शन फोकस है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो बात नहीं हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है या बैंकरप्ट हो रहा है, बल्कि एजेंडा ये है कि उसको किस बाइज्जत तरीके से ऑनरेबली डिफॉल्ट या बैंकरप्ट डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिलिट्री वर्सेस पीपल, जो बहुत इंटेंसिफाई हुआ है, आपके सामने हुआ है, और अभी उसका ड्राफ्ट नहीं हुआ है। पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हलकों में बहुत बुरे तरीके से आइसोलेशन का शिकार है। ये वो रियल इश्यू जिस पे बिलावल भुट्टो को एड्रेस करना चाहिए कि हमारी जो है IMF की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हम कैसे पे करेंगे, पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे बाहर निकाला जाएगा, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात को किस तरह जो है वो नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और ये जो हम वार मॉन्गरिंग कर रहे हैं इसके बजाय हम जो है वो अपने असल इश्यूज कैसे डिस्कस करें, इसके बजाय नहीं। जाहिर बशानी साहब, आपने मुझे लगता है बिल्कुल पते की बात कही है कि बिलावल भुट्टो के पास जो ओहदा है उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और उसके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, उन पर फोकस करें तो शायद बेहतर होगा ये पाकिस्तान के लिए भी। वक्त मेरे पास इतना ही था। शाजिया इल्मी जी, हामिद बशानी साहब, अमजद मिर्जा साहब, अब्दुल समद जी और जुल्फिकार साहब का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।